चलिए बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इसमें कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमको देखना है। जैसे सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। फिर दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर तीसरे नंबर पे सीक्वेंशियली एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर चौथे नंबर पे है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। पांचवें नंबर पे है आपका आइसोबारिक प्रोसेस और सिक्स्थ नंबर पे है आपका साइक्लिक प्रोसेस। एक और होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मगर वो लास्ट में हम देखेंगे, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे ना तब देखेंगे उसको, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये है मेन, इसमें ये है आपके 2, 3, 4, 5, ये सबसे मेन है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये शायद इसके अंदर भी है ना आपके स्टडी में। हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बोलते चले जाना, है ना। अलग अलग है, नहीं नहीं अलग अलग नहीं है, इतना कुछ खास अलग अलग नहीं है। हाँ देखते ना, साइन वाइन ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो हमारा है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। बोलना आपने 1 सेकंड के बाद में कौन सा नंबर बोल रहा है ये बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकंड के बाद मैं कौन सा नंबर बोल रहा हूँ पहचानो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमजद साहब पानी। 1 सेकंड के बाद, चलो ठीक है 2 सेकंड, ज़्यादा टाइम किया। 2 सेकंड के बाद कौन सा नंबर है पहचानो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा, कोई 3 बोल रहा, कोई 2 बोल रहा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें कि अगर ये चीज़ तेज़ी से बदल रही है, अब मैं एकदम फास्ट बोला तो तुमको पहचानने में मुश्किल जा रहा कि साला कि 2 सेकंड के बाद कौन सा नंबर आया, ये 1 सेकंड के बाद कौन सा नंबर आया। अब वहीं मैं आराम से बोला 1 2 3। अब अगर मैं रुक रुक के बोल रहा तो क्या हो रहा, आप इजीली पहचान लोगे कि 1 सेकंड के बाद कौन सा नंबर है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, गैस का अपना जो सिस्टम का एक अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा। कुछ देर के बाद वो कुछ और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अटेन कर लेगा, है कि नहीं। तो वो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, वो किस तरह से गया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, है ना। व्हेन द सिस्टम ट्रैवल्स फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, है ना, तो उसके पाथ को ये हम लोग कहते हैं, जिस तरीके से वो गया उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत सारे तरीके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिए आपने क्या देखा कि अगर चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, अगर चीज़ें तेज़ी से बदल रही है तो उसको कैलकुलेट करना, उसको मेजर करना मुश्किल है कि नहीं। वहीं अगर मान लो फुटबॉल, अगर एक मैं लेता हूँ, अच्छा मान लो फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल के अंदर गैस भरी हुई है ना, उसके अंदर एक सर्टेन प्रेशर, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। मान लो फुटबॉल को फाड़ करके मैंने फोड़ दिया, फट करके फूटा, और जिस वक्त वो फुट रहा है, जिस वक्त वो फूटा, मैं उस वक्त का प्रेशर तेरे से पूछूंगा, बता गैस का प्रेशर क्या है, बता पाएगा क्या तू। बता गैस का वॉल्यूम क्या है, बता पाएगा क्या तू, नहीं बता पाएगा। बोले क्यों, अरे भाई वो प्रेशर तेजी से बदल रहा, पहले प्रेशर बहुत ज़्यादा था फुटबॉल के अंदर, जब हवा थी तो बहुत ज़्यादा था, तुमने पिन मारे, फोड़े। अब बलून का एग्जाम्पल लो, बलून को पिन मारते से जब फोड़ते ताड़ करके जब फुटता है वो, तो तेज़ी से हवा बाहर निकल जाती। तो इतनी तेज़ी से हवा बाहर निकलती, इतनी तेज़ी से प्रेशर कम होता कि उसको मेजर कम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता, है कि नहीं। वॉल्यूम उसका इतना तेज़ी से, अंदर की हवा का वॉल्यूम इतनी तेज़ी से चेंज होता कि तकरीबन उसको मेजर करना मुश्किल हो जाता,
तो अब इससे एक बात समझ में आई अपने को कि अगर आपको कोई भी चीज को मेजर करना है तो इतनी तेजी से अगर बदलती है तो काम की बात नहीं है। फिर कैसा? तो बोले वो चीज को आपको स्लोली 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 चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, है ना, जिसको आप धीरे 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 चेंज करते हैं, थोड़ा 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 करके वैल्यू चेंज करते हैं। और जब आप थोड़ा थोड़ा करके वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा, मान लो कि भाई एक सर्टेन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा देखो ये आपका एक कंटेनर है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर एक गैस भरी हुई है। इस कंटेनर पे मान के चलो बहुत सारे छोटे 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 बारीक बारीक पत्थर है उसके ऊपर रखे हुए, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर रखे हुए, एकदम बारीक बारीक। तुम क्या करेंगे? एक एक कंकर को उठा के दे दीजिए। एक कंकर उठाया आपने, बाजू में रखे, आराम आराम से सुकून से एकदम बिल्कुल ऐधी की तरह, है ना, आप उठाए इधर रखे। अब जाहिर बात है ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर कम हो रहा होगा, है ना। अब ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर कम हो रहा होगा और ये अंदर का प्रेशर बढ़ रहा होगा, या ज्यादा होने के से धीरे धीरे क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। अब जब ये पिस्टन धीरे 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 ऊपर ऊपर मूव होगा तो गैस, अब जो एकदम दबा के गैस रखी हुई थी उसको थोड़ा सा हल्का फील होगा, यानी उसका प्रेशर कम होगा। तो जब तुम क्या कर रहे हो, एक एक कंकर को ऐसा उठा के नीचे रख रहे हो, एक एक कंकर उठा के नीचे रख रहे हो, मैं किसी भी वक्त बोलूं भाई बता प्रेशर क्या है, किसी भी वक्त बोलूं बता वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो इजीली कैलकुलेट करके बोल देगा हाँ सर प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है कि नहीं। मगर मान ले एग्जाम्पल के तौर पे तू एक ऐसा चैम्बर कंसिडर कर, देखो चारों तरफ से सील चैम्बर, बाहर का कोई अमल दखल नहीं, और यहां पर एक एकदम पतली सी मेम्ब्रेन है, पतली सी मेम्ब्रेन है, और यहां पे गैस फिर से भरी हुई है। मान लो आपने इसमें कोई छेद कर डाले, इस तरह से कुछ तो भी एक मौका मिल गया, बारीक सा छेद है जिसमें से आप सुई डाल सकते हो। अब मैं बोलूंगा ठीक है, मैं यहां से सुई डालूंगा और जैसे ही इसको मैं टच करूंगा, प्रिक करूंगा, क्या होगा? फटेगा ये मेम्ब्रेन और इसकी गैस एकदम से क्या होगी? एक्सपांड होगी। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जैसे ही मैंने प्रिक किया, जैसे ही मेम्ब्रेन को मैंने प्रिक किया और ये मेम्ब्रेन ऊपर थाड़ वगैरह फटी, उसी वक्त का प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बता। जैसी मेम्ब्रेन को तुमने टच किया, फाड़ वगैरह फटा, उसी वक्त का बता प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, बता पाएंगे क्या तुम? क्यों नहीं बता पाएंगे? बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, है कि नहीं। तो भैया अगर हमको मेजरेबल स्टेट वेरिएबल्स को एक इफेक्टिवली कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए कि ये वैल्यूज जो है धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज होना चाहिए। बस यहां पर क्या हो रहा था, आप एक एक कंकर उठा रहे थे तो प्रेशर क्या हो रहा था? गैस का कम हो रहा था, मगर कैसा कम हो रहा? बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो रही थी क्या? नहीं, इतनी कम हो रही थी। रुको 2 मिनट के लिए, जरा सा कम हो रही थी, इतना सा कम हो रही थी, और इतनी इन्फाइनेटिसिमल वैल्यू सी कम हो रही थी प्रेशर की कि आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ भाई अब प्रेशर इतना है, हाँ प्रेशर इतना है। तो जही सिचुएशन, बस वही हम बताना चाह रहे थे, जिसको इस प्रोसेस को जो एकदम स्लोली चलता है ताकि आप उसके एक एक वैल्यूज को आप इजीली गिन सके, इसको बोलते हैं अल्ट्रा स्लो प्रोसेस। और इसी का अगला नाम हम लोग बोलते हैं कॉजी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। कॉजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्टेशनरी। तो कॉजी स्टैटिक प्रोसेस आया समझ में? कॉजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? तो एक्चुअली कॉजी स्टैटिक प्रोसेस इनको डिस्क्राइब करने वाली एक टर्मिनोलॉजी है। तो कॉजी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो इतनी धीरे धीरे चेंज होता है कि उसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल्स, उसमें जो डिफरेंस है वो इतना माइन्यूट होता है कि आप तकरीबन सिस्टम को क्या मान के चल सकते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मान के चलेंगे। क्योंकि भैया ना ही उसकी थर्मल एनर्जी के अंदर कोई खास चेंज आएगा, ना ही टेम्परेचर में कोई खास चेंज आएगा, ना ही ना प्रेशर में कोई, अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मान के चल सकते हैं अपन। आया समझ में आपको कॉजी स्टैटिक प्रोसेस? तो उसको एकदम शॉर्ट में मैं 2-3 लाइन में लिख कर देता हूं आपको, नोट्स में थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन उसका। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं, कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, a thermodynamic process in which the change in the system
is infinitely small, infinitesimally small, so that the state variables always indicate thermodynamic equilibrium is called as quasi-static process. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? quasi-static process. लिख लो, समराइज रही है पूरा, नोट्स में डिटेल दिया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से. हुआ? तो ये था क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. अब आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस. हो गया लिखना आप सभी का? अब देखो बेटा, आता है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मान लो कि किसी गैस का एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, मगर उस गैस का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदल रहा. अगर ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस. अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which temperature of the system remains constant is called as thermodynamic process. है ना? तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा. सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस. एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस. अब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसी कौन सी चीज है कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती? इंटरनल एनर्जी. अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि गैस का या सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा?
कांस्टेंट होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोले ये हो सकता है क्या पॉसिबल? ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है ना। क्योंकि भाई कैसा है, कोई भी कंटेनर के अंदर गैस है, अगर भाई आपकी भरी हुई, किसी भी कंटेनर में अगर आपकी गैस है भरी हुई और एक्सपांड हो रही है, तो यकीनन क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। मान लो कि गैस को आपने दबा के एकदम हाई प्रेशर में रखा है, आप उसको एक्सपांड कर रहे हो, खोल रहे हो उसको ऐसा, तो यकीनन वो क्या होगा, ठंडा फील करेगा, एक्सपांशन होगा। जैसा ये आपका जो रूम है, यहाँ पे एसी लगाने से ठंडा क्यों होता है यहाँ पर, इसका उस पर वही फंक्शन पे काम करता हो, है ना। वो क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है अपने को। तो यार ये तो बात सही है कि यार तुम अगर भाई एक्सपांड करेंगे किसी गैस को, तो यकीनन उसमें तो क्या आना है, ठंडक आना ही चाहिए, है ना, उसका टेम्परेचर फॉल होना ही है। मगर ये तो पूरा टेम्परेचर सिस्टम कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल पॉसिबल है। बोले कैसा, अगर ये सिस्टम को अपन स्लोली 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 चेंज कर रहे हैं तो, है ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस एक क्या है, फिर से पता चलता है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है ना। तो हम लोग ने बोला कि भैया एक प्रैक्टिकली एक सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस कहला सकता है अगर उसमें जो चेंजेस है वो कैसे आ रहे हैं बेटा, स्लो आ रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि अच्छा ठीक है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस। अच्छा ठीक है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस एक क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। चलो भाई मान लिया। इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे दिया जाता है, आई थिंक शायद से नोट्स में इक्वेशन ऑफ स्टेट डालना भूल गया मैं भी। इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखा जाता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोले ये कैसे आया, अरे देखो कोई भी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी होता। कोई भी आइडियल गैस की इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट का बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। म्यू और आर तो पहले ही साले कांस्टेंट हुए थे। अब यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब आरएचएस में हर एक चीज कैसी है बेटा, कांस्टेंट है ना। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। बोले ये कैसा, अरे भैया PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 की जो वैल्यू आएगी K, P2 V2 की भी वही वैल्यू आएंगी ना, ये कांस्टेंट है ना, वही वैल्यू आने वाली है। तो अगर P1 V1 की वैल्यू भी K आने वाली है, P2 V2 की वैल्यू भी K आने वाली है, तो इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते क्या तुम, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा ठीक है, मैं जैसे कि मैंने ये देखा PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इज P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन V। इसका मतलब ये हुआ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं अब यहां पर एक आइसोथर्म यानी कि PV डायग्राम बना सकता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना भैया। यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस का PV डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यार प्रेशर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम। अब इनवर्स रिलेशन तुमको तो मालूम होगा कैसा आता, तो इनवर्स रिलेशन का डायग्राम कुछ ऐसा आता है भैया। ये देखो इनवर्स रिलेशन है तो ये ऐसा आएगा, तो ये देखो एरो ऐसा रहेगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना। ये जो मैं कहूँगा इसका नाम फिगर ए अगर दे दूँ मैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। वहीं अगर मान लो कि आपका मैं आइसोथर्म कोई ऐसा बनाता हूं, यानी पीवी डायग्राम मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, बोले कैसा, बोले अच्छा ठीक है, ये अभी भी हाइपरबोलिक कर्व है, मगर एरो देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, एरो जो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कम होते जा रहा है ना। तो मैं बोलूंगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फिगर बी। तो फिगर बी इंडिकेट कर रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिगर बी क्या इंडिकेट कर रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, तो भैया ठीक है, हमने देखा आइसोथर्मल एक्सपांशन और हमने देखा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हमको क्या देखना है बेटा, इसका वर्क डन का इक्वेशन, कि भैया देखो गैस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट भले ही स्लोली स्लोली जा रही है, एक्सपांड तो हो रही ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा ना भाई, धीरे धीरे हो रहा। तो मुझे पता लगाना है कि गैस जो है, सिस्टम जो है सराउंडिंग पे कितना वर्क कर रहा है। तो बोले वो कैसे मैं पता लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई बता मुझे कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इधर का हो गया, डेफिनेशन लिखना तुम्हारा, चलो इधर ही लेता हूं मैं। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है, मेरा सवाल तुमसे कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो बोले यार वर्क डन का तो बेसिक फॉर्मूला ऐसा है, V1 टू V2, VI टू VF भी लिख सकते, P इंटू DV, V1 टू V2 P इंटू DV।
हाँ बोले बिल्कुल सही है, लिख सकते। अच्छा देखो, क्या आप ये नहीं जानते कि प्रेशर तो बोले भैया पी वी इज इक्वल टू, अगर म्यू आर टी होता तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता, पी इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन वी लिख सकता है कि नहीं। अब एक काम का, प्रेशर की जगह ये वैल्यू डाल दे, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोले देखो यार इंटीग्रेशन V1 टू V2 म्यू आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब मैं बोलूँगा देखो भाई वो इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ें हैं ना उनमें से बदरा बताना तो कौन कौन सी चीज़ें जो कांस्टेंट है आपकी, तो बोलेंगे यार भाई वो तो आपका म्यू और आर कांस्टेंट है, बाकी सबके सब वेरिएबल है। तो भाई मैं एक काम करूँगा, म्यू और आर को बाहर निकाल लूँगा, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू आर V1 टू V2 म्यू आर टी, सॉरी म्यू आर टी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, म्यू आर टी ये कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन V1 अपॉन V इंटू डी वी, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन V इंटू डी वी। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है ज़रा बताना तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन V डी वी कितना होता है, कौन बताएगा। अरे हर तुम डेरिवेटिव बता रहे, तुम लोग को कुछ नहीं आता रे भाई, कुछ नहीं आता तुम लोग को। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता, क्या होता, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे डूब मरो, फिल्टर पानी ले लो यहाँ चुल्लू भर, है ना, डुबकी मारो उसके अंदर जाके, है ना। तुम लोग 12th में पहुंच गए, बच्चों को अभी जब इनको सिखाऊंगा ना 11th वालों उनको आ जाएगा। अबे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, कुछ नहीं आता है नालायक, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अब देखो भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, नेचुरल, ये जेई वाले बैठे हुए मैथ्स वाले हैं, शर्म करो जरा। तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी, और फिर उसका लिमिट आ जाएगा V1 टू V2। आप VI टू VF भी डाल सकते, V1 टू V2 भी डाल सकते। फिर आगे क्या होगा, देखो W इज इक्वल टू म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर टी, आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। ये आ जा रहा है आपका वर्क डन का फॉर्मूला, नेचुरल लॉग म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। आया समझ में, म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अगर उसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते, 2.303 म्यू आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। ये लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो गौर से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब एक काम करो, P2 को ला लो इधर, तो P1 अपॉन P2 को क्या लिख सकते तुम, V2 अपॉन V1 नहीं लिख सकते, है कि नहीं। तो मतलब तुम यहाँ जो V2 अपॉन V1 आया उसकी जगह क्या डाल सकते, P1 अपॉन P2 डाल सकते। तो वर्क डन के फॉर्मूले में फिर एक और चेंज आता है उसके अंदर, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और इसको भी अगर टू द बेस 10 लिखना है तो 2.303 म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ P2 अपॉन P1। नेचुरल कहाँ से आएगा रे, लॉग टू द बेस 10 P2 अपॉन P1। आया समझ में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या क्या बातें याद रखना है, उसका डेफिनेशन, उसे कैसे अचीव करेंगे, उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना, उसके बाद उसका आइसोथर्मल मतलब पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के बाद उसके वर्क डन की इक्वेशन। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसी साल पूछा था बोर्ड एग्जाम में, ढकेलो तो, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आइसोथर्मल प्रोसेस का पूरा वर्क डन पूछा था, डेफिनेशन और वर्क डन उसकी। नीट में भी अक्सर आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पूछता है, खासतौर से उनके पीवी डायग्राम के बारे में पूछता है। नोट्स में शायद वो एरो नहीं है, देख लो बना लो, नोट्स में एरो प्रिंट नहीं हुआ वो आइसोथर्मल एक्सपांशन का,
है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन में एरो है मगर एक्सपांशन में नहीं है, तो प्रॉपर एरो बना देना, ठीक है। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी करिए। चलो बताओ रे, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू योर केमिस्ट्री? when there is no exchange of heat with surrounding. Examples? क्या? सॉरी समझा नहीं। थर्मस फ्लास्क, तो उसमें प्रोसेस कहाँ है? वो तो बस एक कंटेनर है। अरे भाई थर्मस की अगर बात कर रहे हैं आप, तो उसमें चेंज क्या आ रहा? थर्मस में तो वॉल्यूम प्रेशर सब कांस्टेंट रहता। अरे भाई तुम भाई बॉटल लेते, थर्मस लेते है ना, उसमें चाय वाय जो रहती, जो भी रहता तुम्हारा, वो प्रोसेस कैसा रहता एकदम, उसमें जो देखते टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना, तो उसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम सब कांस्टेंट रहता आइडियली। प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा चेंज होता, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज होता वो भी, तो उसको भी एडियाबैटिक नहीं बोल सकते। वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बोल सकते, वो एडियाबैटिक वॉल का एग्जाम्पल है। प्रोसेस में तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं ना, उसमें तो स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा थर्मस में। आएंगे आएंगे, चलो हो गया ये। चलो बेटा जल्दी करो। हो गया? जल्दी कर दीवा। थर्मस का वॉल जो है मूवेबल थोड़ी रहता, पिस्टन उसका। थर्मस का ढक्कन मूवेबल रहता क्या? उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते क्या तुम? हो गया? चलिए अब अगला है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process, a thermodynamic process in which there is no exchange of heat, between the system and surrounding, is called as adiabatic process। जब नोट्स बनाना था ना, तब भी ये बहुत बार हो रहा था,
पूरा डेफिनेशन लिख रहा, फिर बाकी में लिख रहा इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर आप सिंपली मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखेंगे कि यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। डेल्टा क्यू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ हीट होता है ना, कि सिस्टम सराउंडिंग को कितनी हीट देगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो होता है ना डेल्टा क्यू। तो यहां पे डेल्टा क्यू क्या होता है बेटा? 0 होता है। ओके भाई, मान लिया कि यहां डेल्टा क्यू 0 होता है। अब आगे अगर हम देखा जाए तो हम लोग कहेंगे इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखा जाता है? अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है इसको आप ऐसा लिखते हैं यहाँ पे। पहले तो एक तरीका ये है, पी वी गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, पी वी गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। पी वी वॉल्यूम का पावर क्या है? गैमा। अब ये डेरिवेशन कैसे आया ये तुम्हारे के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इन केस आप देखना चाहते हैं तो भैया ये डीसी पांडे की जो बुक है JEE की, उसमें आपको ये मिलेगा। नीट गेस्ट में नहीं मिलेगा, ये काय में भी नहीं है, सिर्फ उसमें है, एक दो जगह है कि ये कैसे आया इक्वेशन, बट हमारे लिए वो है नहीं। हमारे एनसीईआरटी ने उसको हमको बोला नहीं कि आपको उसको प्रूफ करके दिखाओ, आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट आ रहा है। तो पी वी रेस्ट पावर गैमा इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो भाई मान लिया, आखिरी में बताऊंगा ये कैसे आया, आखिरी में बताऊंगा मैं। तो पी वी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बोले कैसा? और P1 V1 गैमा इज इक्वल्स टू P2 V2 गैमा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी जो इक्वेशंस लिखा ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नीट जेई दोनों में। अब ऐसा है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में है, ना यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, या तीनों चीजें क्या है? वेरिएबल। ये बात याद रखना। तो ऐसा है कि ठीक है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में था, तो इस इक्वेशन को फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, देखो भाई मेरे पास एक इक्वेशन है, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी करके इक्वेशन है। अब पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी करके इक्वेशन है, तो ये प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ पे, है ना, प्रेशर की जगह लिख सकता हूँ क्या? म्यू आर टी अपॉन वी लिख सकता हूँ मैं। तो इस पर से देखो दूसरी इक्वेशन बनती है। दूसरी इक्वेशन कैसी बनती? मैं P के जगह क्या लिख रहा हूं बेटा? म्यू आर टी अपॉन V लिख रहा हूं, और V रेज़ टू पावर गैमा, ये कैसा है बेटा? कांस्टेंट है कि नहीं? गौर से समझो बेटा, देखो अच्छे से, ये वाली इक्वेशन को दोबारा पकड़ा मैंने, है ना, पी वी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ चलिए ले लिए। हमको मालूम है किसी भी आइडियल गैस के लिए, कोई भी शादी कोई भी गैस हो, उसके लिए ये इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अच्छा ठीक है, P इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन V बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस जगह पे P की जगह ये वाली वैल्यू तो हाजी डाल दिए। अब देखो म्यू और आर, जैसे मैंने बोला, हमेशा बोलता हूँ पैदा ही कॉन्स्टेंट हुए थे, तो ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T इंटू वी रेज़ टू पावर गैमा अपॉन V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है कि नहीं? इधर ध्यान दे रहे, तो ये म्यू आर इधर गया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, म्यू आर भी कांस्टेंट है। इधर जाने के बाद जब म्यू आर इनसे डिवाइड करेगा तो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती? तो बोले देखो वी रेज़ टू पावर गैमा अपॉन वी, तो इसको मैं क्या लिख सकता? वी रेज़ टू पावर गैमा -1 इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया? ये कांस्टेंट। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आई थी, पी वी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक ये इक्वेशन आ गई, टी वी गैमा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी गैमा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 V1 गैमा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गैमा -1। आया क्या समझ में आपको? ये दूसरी इक्वेशन है आपके, इक्वेशन ऑफ स्टेट है आपके एडियाबैटिक प्रोसेस की। ये प्रेशर और वॉल्यूम में था, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में, अब बचा क्या? प्रेशर और टेम्परेचर में। अब मैं क्या करूंगा? वेरिएशन, वॉल्यूम का डिफरेंस देखूंगा। मैं फिर से इस इक्वेशन में जाऊंगा, फिर से मैं बोलूंगा देखो भाई पी वी इज इक्वल्स टू क्या था? बोले म्यू आर टी था, बिल्कुल सही। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ V के जगह? तो बोले म्यू आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ मैं V की जगह, म्यू आर टी अपॉन पी लिख। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? V की जगह म्यू आर टी अपॉन पी। अब ये V की वैल्यू डाल दे कहाँ पर? ये वाली इक्वेशन में। कौन सी वाली इक्वेशन में डालेंगे? ये वाली इक्वेशन में। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, देखो P V की जगह डालूंगा मैं म्यू आर टी अपॉन पी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो भैया फिर से वही बात, म्यू और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, उनका पावर तुम गैमा लेंगे, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। उसको नहीं भी लिखे तो चलता। अब बचा गया फिर, तो बचेगा ये क्या चीज़? बोले P जैसे कि वैसी,
टी रेस्ट टू पावर गैमा जैसे, और पी रेस्ट टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, है ना। म्यू आर तो कांस्टेंट है, पी जैसे कि वैसी, टी रेस्ट टू पावर गैमा, पी रेस्ट टू पावर गैमा। अब इसके बाद देखो ये दोनों डिवीजन में है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर पी 1 माइनस गैमा, पी रेस्ट टू पावर 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस्ट टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मेरे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस का, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा। आई के बाद समझ में भैया, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गया मेरे पास, तीसरा सॉरी, ये पहला, दूसरा, तीसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपको कई बार सिर्फ इतना ही पूछता है आइडेंटिफाई करो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, किसके पावर गैमा है, किसका गैमा पावर -1 है, तो कंफ्यूजिंग है ये। तो कई बार सिर्फ आपको इतना ही पूछ लेता हो कि भैया बताओ कि कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट इसमें से सही है, कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट गलत है। मॉड्यूल में खुद आप देखेंगे भर भर के ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये 3 इक्वेशन कैसे आए, प्रोसीजर याद रखो। मैं खुद बोलता कि भैया याद रखना मुश्किल है, डायरेक्ट तुम बोलेंगे इक्वेशन ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कम से कम इसका प्रोसीजर याद रखो कि कैसे आएगी, ताकि एट द टाइम जब कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेट करके देख सको और हो जाएगा तुमको आंसर। ठीक है, लिख लो। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। चलो हुआ, लिखो फटाफट। डेफिनेशन हो चुका है। अब इसका पीवी डायग्राम कैसा आएगा, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस का देखो सिंपल सी बात है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इससे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इससे इक्वेशन नंबर 2 यही 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 2 और ये 3 है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू पावर गैमा। अब चाहे V का पावर कुछ भी हो, इनवर्स है ना, तो वहीं बात खत्म होती, और वहाँ से मैं बोलूँगा इसका डायग्राम कैसा आएगा, फिर PV डायग्राम इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो इसका PV डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये रहेगा एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, और वहीं प्रेशर वॉल्यूम, ये इस तरह से, और ये कहलाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना। अब देखने में लग रहा होगा ये तो बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस वाले ग्राफ जैसा है, नहीं नहीं बेटा, इनके स्लोप में फ़र्क होता है। अगर आपको नॉलेज होगा, जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था, ग्राफिकल एनालिसिस, है ना, जब मैंने पढ़ाया था, इवन ग्रेविटेशन में भी अपन ने देखे थे, अगर पावर बढ़ जाता है डिनोमिनेटर में तो स्लोप, है ना, इसका कंपैरिजन बनाएंगे अपन थोड़ी देर से, इसका कंपैरिजन वाला बना देंगे लास्ट में एकदम, इसका हुए बाद, ठीक है। चलिए अब इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो मैं बोलूँगा देखो हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है,
इंटीग्रेशन P इंटू डी वी V1 टू V2। आप VI टू VF भी लिख सकते हैं, V1 टू V2 भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, PV गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, PV गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला बेटा इधर ध्यान दो, PV गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे PV गैमा, जस्ट अ मोमेंट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर प्रेशर P इज इक्वल्स टू C अपॉन V रेज टू पावर गैमा। तो प्रेशर की जगह ये वैल्यू डाल दो, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C अपॉन V रेज टू पावर गैमा इंटू dV, और ये आ गया V1 टू V2। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये C को आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और V रेज टू V को ऊपर लेके जा सकते हैं आप। ये लॉग नहीं लगता रे भाई, नहीं तो लगाएंगे लॉग यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू C को निकालो बाहर, हाजी निकालिए बाहर, इंटीग्रेशन का सिंबल V1 टू V2, V रेज टू पावर ऊपर आ गया तो ये माइनस गैमा इंटू dV। ओके, अब ऐसा है कि हम जानते हैं x रेज टू पावर n इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू C V1 टू V2 V रेज टू पावर माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1। ओके, अरे क्या है, इंटीग्रेट कर दिया ना तूने, ठीक है। और फिर इसकी लिमिट्स आ जाएंगी V1 टू V2। अब मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाली जो टर्मिनोलॉजी ये असल में सिर्फ नंबर्स हैं। माइनस गैमा क्या होता है, CP अपॉन CV होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है आपका 5/3, डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है 7/5। तो ये चीज़ें तो क्या हो कांस्टेंट है, तो उसको निकाल लो बाहर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया फिर C 1 माइनस गैमा, फिर ये हो जाएगा V रेज टू पावर 1 माइनस गैमा 1 माइनस V1 टू V2। बोले ये कैसा, अरे माइनस गैमा प्लस 1 को 1 माइनस गैमा नहीं लिख सकते क्या तुम, है कि नहीं। फिर आगे क्या, अब उसकी लिमिट्स डाल दो, ठीक है डाल देते हैं लिमिट्स को डाल देते हैं अपन अंदर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C अपॉन 1 माइनस गैमा। ओके, तो मैं बोलूँगा ठीक है C इज इक्वल अपॉन 1 माइनस गैमा V2 1 माइनस गैमा माइनस V1 1 माइनस गैमा, V2 1 माइनस गैमा, V1 1 माइनस गैमा, ठीक है। और अगर मैंने इसको नीचे लेके चले गया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन V2 गैमा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 गैमा माइनस 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके चला गया, क्योंकि तुमको मालूम है कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे लाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाती। तो मैं अगर इसको नीचे लाऊंगा तो -1, जब V2 को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो -1 माइनस गैमा हो जाएगा नीचे ले जाने पे। अरे भैया ये न्यूमरेटर में है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो माइनस साइन नहीं लग जाएगा इसको, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा फिर -1 प्लस गैमा नहीं हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं गैमा -1, वही तो हुआ वहाँ पे। अच्छा ठीक है बोले भाई ठीक है, आपने उसको नीचे लेके गए, इस कैसे वो चेंज हो गया। अब C को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कर दिए, C को भी अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गैमा C अपॉन V2 गैमा -1 माइनस C अपॉन V1 गैमा -1, ठीक है। ये हो गया ना तुम्हारा डायग्राम वायग्राम, ये सब करो जल्दी से। चलो ये हो गया हमारा, हाँ चलो ठीक है। फिर अब C की वैल्यू क्या है, C बोले तो क्या है कांस्टेंट है। अब हम एक बात जानते हैं बेटा, P1 V1 गैमा P2 V2 गैमा, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और वो लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू आती है C। P1 V1 गैमा P2 V2 गैमा की वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, यानी कांस्टेंट होती है। तो मैं यानी कहने का मतलब C के जगह P1 V1 गैमा डाल सकता, और C के जगह मैं P2 V2 गैमा भी डाल सकता। मैं C की जगह जो मन में चाहे वो वैल्यू डाल सकता। तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा वर्क डन का फॉर्मूला,
देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गैमा, सी के जगह मैं पहले लिख रहा हूँ P2V2 गैमा अपॉन V2 गैमा -1 माइनस सी के जगह P1V1 गैमा अपॉन V1 गैमा -1 लिखा मैंने। सर ऐसा क्यों, यहाँ P2V2 यहाँ P1V1 क्यों? बेटा नीचे V2 है ना, मैंने क्या बोला, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी डाल सकता, P2V2 गैमा भी डाल सकता, P1V1 गैमा भी डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर V2 गैमा -1 है तो ये इसके साथ कैंसिल हो सके इजीली, इसीलिए मैंने ये डाला है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पर V1 गैमा -1 है तो यहाँ पर C की जगह मैंने क्या डाला, P1V1 गैमा -1 डाला, P1V1 गैमा डाला। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बचेगा, 1 माइनस गैमा, 1/1 माइनस गैमा। अब देख भाई ये V2 रेज़ टू पावर गैमा है, V2 रेज़ टू पावर गैमा है, ये V2 रेज़ टू पावर गैमा -1 है, ये दोनों कायम है डिवीजन में, तो इनके पावर का क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अरे हाँ या ना बोल, V2 का पावर गैमा, V2 का पावर गैमा -1 डिवीजन में है ना, पावर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं ना। अब ऊपर का पावर नीचे के पावर से सबट्रैक्ट कर, गैमा माइनस गैमा -1, गैमा माइनस गैमा -1, क्या बचेगा बेटा, सिर्फ 1 बचेगा ना, गैमा माइनस गैमा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं समझा? अरे गैमा माइनस गैमा +1, तो क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचा ना। तो मतलब ये ऐसा है कि V2 रेज़ टू पावर गैमा अपॉन V2 रेज़ टू पावर गैमा -1 करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, V2 का पावर 1। तो भैया फिर अब ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू बचेगा 1/1 माइनस गैमा P2V2 माइनस P1V1, रेज़ टू पावर 1 आ रहा ना, इसका नहीं भी लिखे तो चलता अपने को। तो ये आया वर्क डन का फॉर्मूला, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। आप उसको अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। ये मेरे पास वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब देखो यहाँ पे सिंस PV इज इक्वल टू म्यू RT, PV की वैल्यू क्या होती है, म्यू RT होती है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में तीनों वेरिएबल है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों वेरिएबल है। तो मैं क्या कर सकता बेटा, P2V2 जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख सकता, म्यू RT2, P1V1 जो लिखा हुआ है उसके जगह क्या लिख सकता मैं, म्यू RT1, और उसमें से म्यू R क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा बाहर। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिलता है मुझको, म्यू R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा, म्यू R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। ये मेरे को वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिला है ना। देख लो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीट में बोलो, जेई में बोलो, आपके बोर्ड एग्जाम में बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन होता ही है, हर साल आता है इस पर क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से बारीकी से देखना है, हर एक चीज़, उसका ग्राफ कैसा आया, उसके इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे थे, उसके वर्क डन का इक्वेशन फॉर्मूला कैसा है, वो सब एक बार फिर से देख लो भाई, वर्क डन का कैसे आया। तो कहाँ से शुरुआत आ रही हो, हाँ यहाँ से। तो भाई हमने कहा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, वर्क डन की बेसिक इक्वेशन है, ये सब लोग जानते हैं, वर्क डन की इक्वेशन में हमने देखे थे, हाँ जी देखे थे। इक्वेशन ऑफ स्टेट इसका ऐसा लिखा जाता, हाँ जी लिखा जाता। प्रेशर की जगह आप ये लिख सकते हैं C अपॉन V रेज़ टू पावर गैमा, हाँ जी लिख सकते हैं, डालो फिर, हाँ डाल दिए। अब C को निकालो बाहर, हाँ जी निकाल लिए। V रेज़ टू पावर गैमा ऊपर ले जाओ, हाँ जी लेके चले गए। इंटीग्रेट करो तो माइनस गैमा +1 अपॉन माइनस गैमा +1 हो जाएगा, ओके। माइनस गैमा +1 जो कि 1 माइनस गैमा, उसको बाहर निकाल लो, हाँ जी निकाल लिए। ये भी 1 माइनस गैमा कर दिया, हाँ जी ठीक है। अब एक काम करो, इसके लिमिट्स डालो, तो देखो V1 टू V2 है ना इसका लिमिट, तो ये अपर लिमिट V2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा, लोअर लिमिट V1 अपॉन रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा। मैंने इसको नीचे लेके चले गया तो ये सीक्वेंस पलट जाएगा, माइनस साइन की वजह से हाँ जी पलट गया। C को अंदर भेजो, हाँ जी भेज दिए। C बोले तो क्या है, कांस्टेंट है। देखो हम जानते हैं P1 V1 एक गैमा और P2 V2 गैमा, ये सेम वैल्यू आती जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज C। अब ये C की जगह क्या डाल सकते हैं आप, P2 V2 रेज़ टू पावर गैमा, और ये C की जगह क्या डाल सकते हैं आप, P1 V1 रेज़ टू पावर गैमा। अब V2 रेज़ टू पावर गैमा, V2 रेज़ टू पावर गैमा -1, इन दोनों को डिवीजन में है, ये सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, तो बोले भाई V2 रेज़ टू पावर 1 आएगा, ये भी V1 रेज़ टू पावर 1 आएगा, यानी कि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। फिर मैंने बोला देखो PV इक्वल्स टू म्यू RT, तो P2 V2 को म्यू RT2 लिख सकता हूँ, P1 V1 को म्यू RT1 लिख सकता हूँ। म्यू R निकला बाहर, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा, दिस इज इट।
एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए हुआ बेटा, लिखो फटाफट। ये तो हो गया होगा ऊपर का। बी फास्ट। सर के आने से पहले बाकी तीनों भी कंप्लीट करना है। आज के आज ही कंप्लीट करना है। बाकी तो इजी है, फटाफट हो जाते हो। ये चेक एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा और आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। हो गया वर्कडन का पूरा। अब देखो इसमें अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व्स का कंपैरिजन करना है, क्योंकि आता है इसमें अक्सर पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीवी डायग्राम है और दो पाथ लूँगा मैं यहाँ पे, इसको ब्लैक लाइन से ही बनाता हूँ। ये ए ग्राफ, ए कर्व है, ये बी कर्व है। ए कर्व और बी कर्व। यहाँ हेडिंग ऐसी डालना, कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो बेटा, आपने देखा ये ब्लैक कलर की लाइन है और एक ब्लू कलर की लाइन है, दोनों भी मतलब एक इसमें से आइसोथर्मल कर्व है, एक एडियाबैटिक कर्व है। अब सवाल ये है कि पहचानना कौन सा कर्व किसका है, कौन सा वाला कर्व किसका है। तो अब देखो कैसा है कि आपको याद होगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर n। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ते चले जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते चले जाएगी, क्या होगा, वो कर्व नीचे 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 ऐसे बैंड हो जाएगा। अगर ये n इक्वल्स टू 1 है तो ये n इक्वल्स टू 2 है, तो ये n इक्वल्स टू 3 है, ऐसा होते जाता है लगातार। तो अब ऐसा है कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो मैं बोलूँगा आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है, जो P है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू पावर गैमा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू पावर गैमा है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छा ठीक है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये है ना। अब जाहिर बात है यहाँ पर वॉल्यूम का पावर कौन से स्टेट में ज़्यादा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि V की पावर गैमा की वैल्यू हमेशा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आती रहती है। तो भैया यहाँ पर V का पावर कैसा बेटा, ज़्यादा है। अब क्योंकि V का पावर ज़्यादा है यहाँ पर, तो जाहिर बात है एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी ज़्यादा वो झुका हुआ रहेगा। यानी यहाँ पर जो A वाला कर्व है वो A वाला कर्व किसका है बेटा, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का है। A वाला कर्व किसका है बेटा, एडियाबैटिक का है।
और बी वाला किसका बेटा, आइसोथर्मल का है ना। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा पूरा ना दिखा के सिर्फ ऐसा दिखाता है, ये ऐसा और ये ऐसा, और तुमसे पूछ लेता है कि भाई बताओ कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का है। अब देखेंगे, देखो इसका स्लोप ज़्यादा है तो जाहिर बात है ये एडियाबैटिक है, और ये क्या है बेटा, आइसोथर्मल है। आई बात समझ में, ठीक है। और कई बार आपको ये भी पूछता है कि कंप्रेशन भी पूछता है, ये तो एक्सपांशन था, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन था, कंप्रेशन भी पूछता है, बोले वो कैसा रहेगा। अरे कुछ नहीं रे भाई, सिंपल सी बात है, ये एरो ऊपर की तरफ उल्टा, मतलब देखो ये ऐसा, और वो पूछेगा भाई बताओ इनमें से बताओ आइसोथर्मल कंप्रेशन कौन सा है और एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा है। मैं फिर से बोलूँगा स्लोप किसका ज़्यादा है, तो बोले ये जिसका स्लोप ज़्यादा रहा वो क्या रहेगा बेटा, एडियाबैटिक, जिसका स्लोप कम रहेगा वो क्या रहेगा, आइसोथर्मल। तो इस बार ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये कंपैरिजन है इनका, कहा जाएगा पूरा डायग्राम बनाओ, वो भी ये भी सब बनाओ तीनों। बराबर लिखना है कौन सा क्या है, तो आइसोथर्मल कौन सा, एडियाबैटिक कौन सा। चलिए हुआ बेटा। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन फॉर डिफरेंट गैसेस। अब डिफरेंट गैसेस कौन कौन से, जैसे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस है, उनके एडियाबैटिक एक्सपांशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो गैमा की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़्ड टू पावर गैमा। अब अगर मैं बोलूँ मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस, तो मैं बोलूँगा कि भैया कि यहाँ पर गैमा की वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे आप 5/3। गैमा की वैल्यू क्या होती है, 5/3। ज़रा बताओ तो 5/3 कितना होता है, कैलकुलेट करके 5/3 कितना होता है। कितना, 1.666 है ना, ठीक है। चलो अब मैं बोलूँगा डायटॉमिक के लिए, ज़रा बताना तो 7/5, 1.4 है कि नहीं। ट्राइएटॉमिक का रहने दो, क्योंकि ट्राइएटॉमिक की बात आती है कि कौन सा, लीनियर या नॉन लीनियर। ट्राइएटॉमिक में दो कंडीशन आता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि उसकी जो गैमा की वैल्यू रहती इनके मुकाबले कम रहती। मोनोएटॉमिक की सबसे ज़्यादा, डायटॉमिक की उससे कम। ट्राइएटॉमिक में कंडीशंस आती है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, मगर जो भी है उससे कम रहती है। अब अगर ऐसी बात है तो मैं बोल रहा जैसे जैसे गैस का लेवल बढ़ता जा रहा, मोनो का डाई का ट्राई होता जा रहा, गैमा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही। इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आता है साफ तौर पे कि मोनोएटॉमिक गैस का कौन सा होगा फिर,
जिसका सबसे गैमा सबसे ज़्यादा है, यानी जो सबसे ज़्यादा हैवी है, यानी कौन सा होगा फिर वो सी वाला कर्व, है ना। डायटोमिक का कौन सा होगा फिर बी वाला कर्व, और ट्रायटोमिक का कौन सा होगा फिर ऑफ कोर्स बचा फिर क्या सी वाला कर्व। बोले ऐसे कैसे, अरे देखो मोनोएटॉमिक की गैमा की वैल्यू देखो कैसी है, ज़्यादा है। अगर मोनोएटॉमिक की गैमा की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका स्लोप भी ज़्यादा रहेगा। डायटोमिक में गैमा की वैल्यू क्या देखो पहले से कैसी है, कम है, तो उसका एवरेज स्लोप भी पहले से कम रहेगा। अब ट्रायटोमिक मैंने ओरली बोल दिया तुमको कि उसकी गैमा की वैल्यू कम होती है, तो उसका एवरेज स्लोप और भी ज़्यादा कम रहेगा। आई बात समझे। तो जो सबसे नीचे का है वो कौन सा है, मोनो डाई ट्राई। आया समझ में आपको, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक। नीचे से चालू करना, मोनो डाई ट्राई, लिख लो। ये नोट्स में सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है, सबसे लास्ट पेज पे ये चीज़ है। थोड़ा एरोस को कर लो बस बराबर, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा, वो बार बार एरो नहीं आ रहा था उसके अंदर। एडियाबैटिक एक्सपांशन में दिया हुआ है, सेकंड वाला कंप्रेशन है उसको मत देना, फर्स्ट वाला देखो टेम्परेचर 24। चलो हुआ क्या बेटा, लिख लो फटाफट। अब बढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। अरे रे छोड़ो। हो गया, मिटा दो ये पूरा। चलिए अब फोर्थ नंबर का आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है ये, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बोलो भाई क्या है। अरे एक मिनट रुको, ये अपना आगे रह गया ना, हाउ इट कैन बी अचीव्ड। एडियाबैटिक प्रोसेस का कैसे अचीव कर सकते हैं, ये पॉइंट रह गया। ओरली लेता हूँ ये बात, नोट्स में से आपने डिटेल में पढ़ लेना। हाउ एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी अचीव्ड। थ्योरी लिखाऊंगा नहीं, नोट्स में से देख लेना उसको। हाउ एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी अचीव, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे अचीव कर सकते हैं। दो तरीके हैं एडियाबैटिक प्रोसेस अचीव करने के। एक तरीका क्या है, एक तो क्या है कि आप जो भी एक्सपांशन वो सब कर रहे हो, आपको करना है एक एडियाबैटिक वॉल्व कंटेनर के अंदर। मान लो ये कंटेनर है जो कि कैसे बना हुआ है, एडियाबैटिक वॉल्व से, है ना। उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, मगर ये पिस्टन भी एडियाबैटिक वॉल्व से ही बना हुआ है। अंदर गैस बंद है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ एक सर्टेन होगा इसका, अंदर उसकी हीट होगी, जो भी होगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होगी, है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पिस्टन को अंदर पुश कर रहा हूँ, है ना, या फिर इस पिस्टन को मैं बाहर खींच रहा हूँ। दोनों में से कोई एक हो रहा है। एक तो पुश कर रहे हैं आप तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, या बाहर खींच रहे तो एडियाबैटिक एक्सपांशन। नो डाउट यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चीज़ें बदलने वाली है, मगर अंदर की हीट एनर्जी बाहर जा पाएगी क्या? बाहर से कोई हीट एनर्जी अंदर आ पाएगी क्या? नहीं। तो एक तो पहला तरीका क्या है कि ये प्रोसेस को काय में कैरी आउट करो आप एडियाबैटिक वॉल के अंदर, है क्या नहीं, पूरा आजू बाजू से इंसुलेट रखो। इस प्रोसेस में, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं हीट का एक्सचेंज नहीं होता। दूसरा क्या है, मान लो भैया हम लोग इतने गरीब कि हमारे पास एडियाबैटिक वॉल खरीदने के पैसे नहीं, तो बोले अब क्या, तो बोले ठीक है भाई ये कंटेनर ले लो जो कि डायथर्मिक वॉल से बना हुआ है ना, स्टील की वॉल से। अब आप बोल रहे सर मैं जैसे ही कंप्रेस करूंगा इसकी हीट बढ़ेगी तो वो तो बाहर एस्केप हो जाएगी। बिल्कुल एस्केप हो जाएगी, है कि बिल्कुल एस्केप हो जाएगी। बोले कैसा, बोले फिर क्या करना। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है,
ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रैपिडली करो, बहुत ज़्यादा रैपिडली। तुम एकदम तेज़ी से अंदर दबाओ, जैसे ही तुम अंदर से दबाएंगे क्या होगा, हीट बढ़ेगी, वो बाहर एस्केप करने को सोचेगी, टेम्परेचर बढ़ गया तो, और जैसे ही वो सोचे, इससे पहले कि वो सोचे कि भाई मैं हीट को बाहर दे दूं, फट से ऊपर खींच डालो, तो वापस से गैस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ रहे कि तुम, है कि नहीं? और जैसी गैस ठंडी हो गई, वो सोची अरे भाई यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, मैं बाहर से हीट ले लेता, वापस से कंप्रेस कर दो, है कि नहीं? मतलब उसको तुम सूझने ही मत दो, इससे पहले कि वो बाहर से हीट एक्सचेंज करे, आप उसको कंप्रेस कर रहे है ना, कंप्रेस कर रहे है ना, जैसे ही वो हीट बाहर देने को सोच रही, वापस से खींच डाल रहे, तो ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, एकदम रैपिड हो रहा। तो जहां पर भी इस तरह के रैपिड प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जैसे मैं जब बोलता ना कि आपका जो फायर क्रैकर का बस्टिंग, फुटबॉल का बस्टिंग, साइकिल का जो टायर होता है उसका बस्टिंग, है ना, आपकी इंजन, आपका जो इंजन होता है, हीट इंजन जो होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक जो भी सिलेंडर पिस्टन लगा रहता है, यहाँ पर इस तरह से एक पिस्टन लगा रहता है, यहाँ से एक आपका स्प्रे रहता है, फ्यूल, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझको, फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं इसको, फ्यूल इंजेक्टर, उसमें स्प्रे रहता है, वो मतलब अपना जो फ्यूल होता है डीजल के पेट्रोल को ऐसा स्प्रे करता है, और यहाँ से एक स्पार्क प्लग रहता है, ये लगातार जब खच खच करके चलते ना, तो क्या होता है कि ये फ्यूल इंजेक्टर से पेट्रोल या डीजल जो भी स्प्रे करता, और स्पार्क प्लग क्या है, चिंगारी मारता, और चिंगारी मारने के ऐसे क्या होता है, एकदम दब कर भाड़ कर भड़का मारता हो, और एकदम से गैस भड़कती धाड़ करके एकदम से, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे ढकेले जाता, और जैसे पिस्टन नीचे ढकेला गया धाड़ करके, है ना, फिर वो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, फिर वापस से वो जो क्रैंकशाफ्ट सिस्टम होता है, वो आखिर में हीट इंजन के टाइम में डिटेल में बताऊंगा, तो क्रैंकशाफ्ट सिस्टम क्या करता है, इसको जल्दी से वापस लेके आ जाता। तो वो जो हीट इंजन के अंदर है, गैस क्या होती है, एकदम से एक्सपांड होती है, एकदम से कंप्रेस, एकदम से एक्सपांड, एकदम से कंप्रेस। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, जहां पर भी चीज़ें तेजी से बदल रही है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस जारी है। बोले कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस जारी है, मेरा जो बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे, ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। बोले वो कैसा, अरे भाई आपकी तक की आवाज़ आ रही, मेरी एक एक अल्फाज सुनाई दे रहे। अब हो क्या रहा है कि अपने आपके कानों के बीच में, मेरे वॉइस के मेरे जो टंग है उसके बीच में एक मीडियम है ना। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ, एक एक वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो मीडियम है ना, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, जिसकी वजह से आपके कान के पर्दे तक ये वाइब्रेशन पहुँच रहा है, और कान का पर्दा भी इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है ना। तो ये जो हमारा जो मीडियम है ना, ये कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, लगा बहुत तेजी से हो रहा हो, इसीलिए वो भी क्या हो गया, एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो जा रहा। तो भाई समझ में आया कि एडियाबैटिक प्रोसेस कैरी आउट कैसे होता, दो तरीके से, एक तो एडियाबैटिक वॉल के अंदर करो, या दूसरा प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, चीज़ों को एकदम रैपिडली करो। आप इतनी तेजी से कंप्रेस और रिलैक्स करो कि भैया उसको मौका ही ना मिले हीट एक्सचेंज करने का। आई बात समझ में आपको? हुआ क्या ऐसा कि यहाँ बोलते बोलते यहाँ गर्मी बढ़ गई, ऐसा कुछ हुआ क्या है? बोले सर जब से बोल रहे तो गर्मी बढ़ रही, बोले तुम, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं, जब को भी तो एनर्जी का फॉर्म ही है ना, मैं भी एनर्जी दे रहा ना, मगर बढ़ गया नहीं, कांस्टेंट क्यों है कि भैया जितनी तेजी से कंप्रेस होता उतनी तेजी से रिलैक्स भी होता, तो हीट को एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या ट्राइटोमिक गैस उल्टा हुआ है क्या? ए होना सॉरी, ट्राई के लिए ए होना यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी देखो अगला, आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा आइसोकोरिक, बेटा इधर ध्यान दो, आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे तो भाई ABC है ना, ऐसा हो नोट्स में नीचे से ABC है ना हो, तो तुम क्यों बोल रहे? A thermodynamic process in which, इधर ध्यान दो रे, a thermodynamic process in which volume of the system remains constant is called as आइसोकोरिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम, बेटा इधर ध्यान दे दो, कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो भैया ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, हीट इज सप्लाइड, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं,
मगर जैसे जैसे तुम गर्म कर रहे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा कंटेनर है जो चारों तरफ से पैक है ना, उसमें कोई भी दीवार ऊपर नीचे नहीं होती, उसके अंदर गैस भरा हुआ है और तुम उसको क्या कर रहे, गर्म कर रहे। अब गर्म करे तो क्या होगा, अंदर की गैस का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि तुम्हारे घर में प्रेशर कुकर होगा, आज घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना, वो प्रेशर कुकर जो हवा निकलने की जगह होती है ना, सीटी है ना, उसके वो MCC पूरे चिपका देना है ना और उसके अंदर पानी वानी भर के जैसा है ना, उसको चूल्हे पे रख देना, फिर एकदम बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी जगह धाड़ करके ऐसा ब्लास्ट होगा, है ना, है कि नहीं। तो भाई आप क्या देखेंगे, ये वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, तो जैसे जैसे हीट सप्लाई कर रहे तो क्या हो रहा, प्रेशर बढ़ते चला जा रहा। सच में मत करना रे भाई। हाँ चलो ठीक है। हीट इज एब्जॉर्ब, अगर सिस्टम का हीट को एब्जॉर्ब किया गया तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो भैया ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर ये ग्राफ नीचे आता है क्योंकि भैया आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और हीट अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, तो भैया उसका प्रेशर लगातार क्या होगा, कम होगा। अब इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखेंगे इसका, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। बोले ये कैसे आया, अरे भैया PV इज इक्वल्स टू μRT होता है ना, μR भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, तो भैया P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता मैं, है ना, यानी कि P1T1 इज इक्वल्स टू P2T2। और इस पर से ये भी बोल सकता कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का। हाँ, अब सवाल उठा इसमें वर्क डन क्या रहेगा, तो सबसे आसान वर्क डन 0 रहेगा। क्यों भैया, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं। देखो भैया ये देख लो अच्छे से, PV डायग्राम कैसा बनता वो देख लो अच्छे से, आइसोथर्मल का, आइडियाबैटिक का, आइसोकोरिक का। हुआ, जी हाँ। पांचवा, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या होगा, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच pressure of the system remains constant। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बोले कैसे अचीव कर सकते, मान लो एक डायथर्मिक वॉल से बना हुआ कंटेनर है और ये बहुत ही स्मूथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, बहुत ही स्मूथ है, एकदम स्मूथ, ऐसा लगा जैसा कि अपन इसमें ऑयल लगा के पूरा अच्छे से रखे, और एकदम मासलेस, एकदम हल्का, थर्मोकॉल से बना हुआ ऐसा लग समझो, और अंदर ये गैस बंद है और ये कंटेनर को आप हीट कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, गैस धीरे धीरे एक्सपांड होगी और ये पिस्टन को आगे ढकेलते चले जाएगी। और इसको पिस्टन क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का है तो उसको ऐसा ढकेलने में कोई ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्या, नहीं, आराम से धक्का दिए फूक मार के साथ चले जाता, वैसा हो जाएगा ये। तो ये आराम से गैस एक्सपांड होगी, एनर्जी कुछ भी खर्च नहीं होगी आपका इस पिस्टन को आगे ढकेलने में, जिसके कारण आप कहेंगे कि भैया यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। वैसे एनर्जी खर्च होती है, ये कंसेप्चुअली कहना गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना समझो कि भैया गैस इतनी आराम से आप उसको एक्सपांड कर सकते हो कि यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से अचीव किया जा सकता है आइसोबारिक प्रोसेस को। अब क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे
प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण मैं लिख सकता हूं, देखो पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, फिर से वो इक्वेशन देखो, तो v इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, या v अपॉन टी इज इक्वल्स टू मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि इस बार ये इक्वेशन में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ये इक्वेशन में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो फिर v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो भैया ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम बोलूंगा तो वो कैसा आएगा, तो बोले पीवी डायग्राम आइसोबारिक प्रोसेस का अगर आप लोगे, क्योंकि भैया यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस सीधा सीधा ऐसा आएगा, है ना। आइसोबारिक एक्सपांशन के लिए ऐसा, कंप्रेशन के लिए उल्टा आएगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया वर्क डन का इक्वेशन कैसा रहेगा, वर्क डन का तो फिर से वो बेसिक वाला फॉर्मूला देखो, वी पी इंटू डी वी, वी वन टू वी टू। देखो इस बार तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल सकते, तो पी इंटू डी वी, वी वन टू वी टू, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन, है ना। या फिर आप उसको लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो उसको म्यू आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ये पहले हम लोग देख चुके हैं ये चीज़ को। ये हो गया वर्क डन का इक्वेशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। और हीट सप्लाइड इन आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा, हीट सप्लाइड इन आइसोबारिक प्रोसेस, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन के जगह पे म्यू सी वी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा म्यू आर डेल्टा टी बराबर म्यू आर डेल्टा टी, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला म्यू आर डेल्टा टी। मैं म्यू और डेल्टा टी को कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। जैसे कि आप जानते हो बाय मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है, तो सी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस सी वी। तो ये आर प्लस सी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सिर्फ सी पी लिख सकता हूँ, म्यू सी पी डेल्टा टी। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो हीट सप्लाइड को आप ऐसा लिख सकते हैं, म्यू सी पी डेल्टा टी। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो चुका है, एक साइक्लिक प्रोसेस बचा है। सर 2 मिनट मिल सकते हो गया ना फिर साइक्लिक प्रोसेस भी। चलो इधर का हो गया क्या, ये बेटा तस्वीर इधर का हो गया ना, चलो तो यहां से लेता मैं 6th साइक्लिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which system regains its initial state, यानी कि सिस्टम वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से शुरुआत किया था, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि ये अगर एक पीवी डायग्राम है और एक प्रोसेस आपका पहले ए से बी पर गया था फर्स्ट पार्ट, फिर बाद में वापस लौट के आ गया ए पर, तो ये प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 0 है ना,
क्यों ज़ीरो होता है कि भैया क्योंकि आप वापस पुराने स्टेट पे आ चुके हैं। तो मैं अगर कहूँगा अगर ऐसी बात है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, वर्क डन के बराबर रहेगा। आप जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ किस लिए इस्तेमाल होगी, वर्क के तौर पे इस्तेमाल होगी। और अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ बेटा, एरिया अंडर द कर्व लेकर। दैट्स इट, बस यही हुआ आपका साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो आज हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने सारे निपटा दिए। कल इसके न्यूमेरिकल्स देंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे 16 के आसपास न्यूमेरिकल्स है उसके जो हमको लेना है ना। तो देखो ट्राई करके देखो, आप चालू कर दो, जो जम रहा है वो सॉल्व करो, बाकी देखते हैं।